हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में, जो आपके मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का एक स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स है। एंड रिसेंटली आप ये नोटिस करोगे कि जेईई एडवांस ने इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो जिन बच्चों को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आइडिया है, उनको जो प्रॉपर्टीज हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, उनको डायरेक्टली इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चंस को ओरली भी आंसर करते आ रहा है। राइट, दैट इज द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट यू हैव इफ यू हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ दिस स्पेशल मैट्रिक्स। अगर नहीं है तो भी आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो, लेकिन वो जो रिजल्ट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको आपको ऑन द स्पॉट डिराइव करना पड़ेगा, विच एक्चुअली बिकम्स वेरी हेक्टिक अगर हम यहाँ पे अपने एग्जाम एनवायरनमेंट में सोचते हैं कि कुछ नया हम यहाँ पे सॉल्व करके निकालेंगे। सो दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पे कोई भी थ्योरी लीव आउट नहीं करना चाहेंगे। एंड स्पेशली जहां पर जेईई एडवांस का इंटरेस्ट ऑलरेडी दिखाई दे रहा है पीछे पीछे, अब आप देखोगे कि जेईई मेन भी इसके ऊपर क्लियरली क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करने वाला है। ठीक है ना, दैट इज माय इंट्यूशन, क्योंकि जेईई एडवांस को ही अल्टीमेटली जेईई मेन फॉलो कर रहा होता है। चाहे हम क्वेश्चन पैटर्न की बात करें, चाहे यहाँ पे क्वेश्चन के सब टॉपिक्स के वेटेज की बात करें, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को इसलिए भी पढ़ना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है बिकॉज इट इज वन ऑफ द ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ऑलराइट, अच्छा एक बात और, आपको यहाँ पे ये जो भी हम सेशंस कर रहे हैं, अगर इनके पीडीएफ नोट्स चाहिए देन टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वील बी अपलोडिंग ऑल द पीडीएफ नोट्स ऑफ दीज सेशंस ऑन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है ना, तो आपको भी यहाँ पर एक कनेक्टिविटी मिल जाएगी विद ऑल द टीचर्स जो यहाँ पर है, टीम के साथ में कनेक्टेड रहेंगे। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे कन्वीनियंस मिलेगा टू फॉलो ऑल द थ्योरी पॉइंट्स जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको लगता है बच्चों की इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ रही है, देन वन पर्टिकुलर लोकेशन विच आई वुड वांट टू शो यू इज द मार्क्स ऐप। आप मार्क्स ऐप के ऊपर अगर जाते हो तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप नेविगेट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, इतने ज्यादा फीचर्स हैं कि कई बार बच्चे ढूंढ नहीं पाते हैं कि उनके लिए क्या जरूरी है। सो लेट मी हेल्प यू विद दैट। पहली बात तो ये कि आपके लिए स्पेशली मैथमेटिक्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने जरूरी है ये बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। वी ऑल नो कि अगर हम जेईई मेन एंड जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यूज के ऊपर तो हमें टारगेट करना ही होगा। ठीक है ना, लेट से आप जेईई मेन के अंदर जाते हैं तो अगर आप यहाँ पे लेट से क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं देन यू कैन ऑल्सो गो टू टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज। है ना, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि आपने अगर टॉपिक पूरा नहीं पढ़ा है, आपने अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन ही उसका पढ़ा है, तो भी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू में जाके आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आज आपने कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। लेट से आपने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया है तो उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे एंड आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है ना, एंड मैथमेटिक्स के अंदर अगेन वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो डोंट वेट फॉर समवन टू गिव यू आउट प्रैक्टिस मटेरियल, है ना, या फिर ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे लिए बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल क्या होगा। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल्स आपके लिए बनते हैं। ठीक है ना, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। और सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि मैथमेटिकली जो डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की वो क्या है। राइट, सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर अगर मैं उसी का ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। एंड नाउ दिस वर्क्स बोथ वेज, या तो मैं क्यू के अंदर क्यू ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर लूं या फिर क्यू ट्रांसपोज के अंदर क्यू मल्टीप्लाई कर लूं, दोनों ही केसेस में हमें आई मिलता है। और ये मेंशन करना जरूरी क्यों है? बिकॉज इन मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे कम्यूटेटिव नेचर फॉलो होगा ऐसा गारंटी नहीं होता, बट इन दीज स्पेशल मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नेचर आप क्यू एंड क्यू ट्रांसपोज में नोटिस कर पाते हो। दैट्स व्हाई ये दोनों ही चीजें यहां पर डेफिनेशन में लिखी हुई है। राइट, एक और चीज जो हम यहां पे ध्यान रखेंगे, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी जो होती है अगर वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। राइट, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, क्योंकि आप जब आगे चल के थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा जैसे टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपको रोटेशन मैट्रिक्स जब पढ़ाई जाएगी तो यही है वो रोटेशन मैट्रिक्स जो यूज करके हम अपना काम चलाते हैं। बट अभी उस डायरेक्शन में सोचने की जरूरत नहीं है, अभी हम एटलीस्ट जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन है ना, क्या हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बेसिकली किस चीज को बोलेंगे उसको अप्लाई करके देखते हैं इन पर्टिकुलर मैट्रिसेस के अंदर एंड देखते हैं कि क्या ये उस कैटेगरी में बिलोंग करती है या नहीं। ऑलराइट, सो फर्स्ट जो आपका यहाँ पर मैट्रिक्स है अगर मैं उसको पिक करता हूं, ठीक है ना, और उसके अंदर उसी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर जो दिखाई देगा वो कैसा है? आपको यहाँ पे दिखाई देगा ओरिजिनल मैट्रिक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, उसके साथ में आ जाएगा नीचे साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। और ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है? ट्रांसपोज करने का मतलब है कि जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। राइट, एंड सेकेंड रो जो है वो कॉलम बन जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ऑलराइट, सो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास देखो क्या बन रहा है, क्या आपके पास में आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है क्या?
क्योंकि cos माइनस साइन जब मल्टीप्लाई करेंगे सो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनेगा विच विल बी इक्वल टू 1। जब मैं फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन cos पॉजिटिव साइन के साथ में एंड देन साइन cos नेगेटिव साइन के साथ में, तो आपस में कैंसिलेशन हो जाएंगे। अगर मैं सेकंड रो को उठा के फर्स्ट के साथ में मल्टीप्लाई करता हूं, अगेन द इशू इज दिस कि साइन cos प्लस साइन के साथ में साइन cos माइनस साइन के साथ में कैंसिल हो जाएंगे। एंड देन इफ आई मल्टीप्लाई सेकंड बाय सेकंड तो फिर से साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आपको 1 के बराबर मिल रहा है, ठीक है ना। सो दीज आर द काइंड ऑफ मैट्रिसेस जिनके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। क्या कहते हैं इनको? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर अगर मैं उसी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको यहां पे ये 2x2 का सॉल्व करके दिखाया है, यही सेम आप 3x3 के लिए भी कर सकते हो, राइट। एंड आप ऐसे बहुत सारे मैट्रिसेस खुद से बना सकते हो। लेटर से मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू लेटर से 0 डाल दी, थीटा की वैल्यू मैंने 90 डिग्री डाल दी, राइट। सो आपको यहाँ पर जो जो नए नए दिखने वाले मैट्रिसेस मिलेंगे वो सारे के सारे मैट्रिसेस आपके क्या होंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की ही कैटेगरी में आने वाले हैं, ठीक है ना। क्या हम इनसे हटके भी कुछ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। दीज आर सम स्टैंडर्ड एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, इसलिए यहां पर इनको अभी हम बता रहे हैं, ठीक है ना, ताकि अगर एग्जाम में बाय चांस आपको डायरेक्टली ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिखते हैं जो कि आपको दिखेंगे, ठीक है ना, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो और यार ये हमने क्लास में किया हुआ है ना, ये हमने लेक्चर में देखा था, तो ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। तो आप उस डायरेक्शन में सोच के भी आगे बढ़ना चाहोगे, राइट। सो दैट्स व्हाई दीज एग्जांपल्स आर शोन टू यू, बट इट कैन बी एनी काइंड ऑफ मैट्रिक्स विच सेटिस्फाइज दिस काइंड ऑफ कंडीशन कि Q इंटू क्यू ट्रांसपोज आपका I के बराबर बन रहा है, ऑलराइट। अच्छी बात है, लेकिन अगर ये इक्वेशन आपकी इतनी सुंदर वाली है ना आपको मिल रही है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए, तो क्या ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हम गारंटी कर सकते हैं क्या? क्योंकि इनवर्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैट्रिसेस के अंदर जो इनवर्स का आइडिया है वो क्या है, या फिर इन जनरल भी इनवर्स का जो आइडिया है वो क्या है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो मैं Q के अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाना चाहिए, उसी को हम Q इनवर्स कहते हैं। लेकिन अभी अभी हम यही तो मान के आ रहे हैं कि हमने जो मैट्रिक्स माना है Q वो क्योंकि एक ऑर्थोगोनल है, इसीलिए Q इंटू क्यू ट्रांसपोज भी आपका क्या होगा? Q इंटू क्यू ट्रांसपोज भी तो आपका I ही बन रहा है फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको इनवर्स एक्चुअली निकालने की जरूरत नहीं है, केवल ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने का मतलब ही यह है कि आपने उसका इनवर्स निकाल लिया है, ठीक है ना। सो Q इनवर्स इज एग्जैक्टली सेम एज योर Q का ट्रांसपोज। एंड ऑब्वियसली हम डिटर्मिनेंट के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट की भी हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो पता है अगर हम उनको अप्लाई करेंगे सो काफी इजीली हमें यहाँ पर अपने रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लेट मी शो यू हाउ। हमें ऑलरेडी पता है कि Q इंटू क्यू ट्रांसपोज I के बराबर है। सो इफ आई टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड में आएगा Q इंटू क्यू ट्रांसपोज का, राइट हैंड साइड में I का डिटर्मिनेंट आएगा विच वी ऑल नो कि यार 1 के बराबर होता है। I का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 के बराबर होता है। और दूसरा आपका जो Q और Q ट्रांसपोज है इनको हम स्प्लिट कर सकते हैं और Q का डिटर्मिनेंट अलग से एंड Q ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट अलग से यहां पे हम यूज कर पाएंगे। बट एक और प्रॉपर्टी जो हमें पता है वो क्या है कि Q ट्रांसपोज कर देने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट को रो वाइज भी ओपन कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप रो वाइज ओपन इसको कर लो, इसको कॉलम वाइज ओपन करो, सेम ही चीज तो बन रही है। ट्रांसपोज करने से आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, राइट। दैट्स व्हाई इफ दिस इज रिप्रेजेंटेड एज Q का डिटर्मिनेंट, इसको भी मैं Q का डिटर्मिनेंट ही कह सकता हूं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Q के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर विच हैज टू बी इक्वल टू 1, मतलब Q का जो डिटर्मिनेंट आएगा इस तरह के सिनेरियोज में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए हमेशा ही प्लस या -1, दो ही पॉसिबिलिटीज आपकी यहां पर बनती हैं और कोई यहां पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगी, ऑलराइट। So this is again very very important. First property is pretty obvious, है ना, but again very very important, जो हमें देखते से पता चलना चाहिए। But यहां से तो केवल शुरुआत हो रही है। हम जो एक्चुअली जानना चाहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में वो एक्चुअली ये है, जो थोड़ी सी वेक्टर अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड आपका यहां पर कॉन्सेप्ट है, उसको अगर हम यहां पे समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि जेई पर्सपेक्टिव से दैट वुड बी द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो आपको चाहिए होगा फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ठीक है ना। क्या है यहां पर आइडिया? द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां तक तो हम जान ही चुके हैं, हुज कॉलम्स या रोज आर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। ये क्या होता है? इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी एक कॉलम को उठाते हो तो उसका लेंथ हमेशा 1 के बराबर आएगा। मतलब अगर मैं किसी भी कॉलम को उठा के उसके आगे IJ की अगर लगा दूं तो एक वेक्टर बनेगा और वेक्टर का लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, राइट। तो उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको हमेशा 1 के बराबर आएगा। एंड जो भी आपके अलग अलग कॉलम्स हैं,
क्योंकि हम यहाँ पे कॉलम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो जो भी आपके अलग अलग कॉलम्स है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। एंड दिस इज वेयर वी सी परपेंडिकुलर नेचर कमिंग इन। क्योंकि जब भी आपने ऑर्थो वर्ड सुना है, कहीं ना कहीं आपको है ना ये आइडिया है कि परपेंडिकुलर का कहीं ना कहीं यूज हो रहा होता है उस थ्योरी में, तभी ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, राइट। ऑर्थो सेंटर है ना, ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। उसके बाद में ऑर्थोगोनल सर्कल्स आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है ना, उसके अंदर भी क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे सर्कल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। सो ऑर्थो वर्ड यूजुअली हम वहीं पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे परपेंडिकुलर नेचर है। तो ये भी हम देखना चाहेंगे कि एग्जैक्टली दिखाई कैसे देता है, ठीक है ना। अच्छा, जो हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं, हम कॉलम वाइज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन जो भी चीजें कॉलम में आप देख रहे हो या सीखने वाले हो, वही सारी चीजें रोज के लिए भी ट्रू है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर और क्लैरिटी आएगी आपको कि ये चीज दोनों तरीके से वर्क करती है। लेट मी टेक वन जनरल मैट्रिक्स क्यू विच लुक्स लाइक दिस, है ना। ए बी सी कुछ वैल्यूज मैंने यहां पे ले लिए, यहां पे पी क्यू आर ले लिया, यहां पे एक्स वाई जेड ले लिया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हमारा क्यू नाम का मैट्रिक्स हो गया। सो आपका क्यू ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, क्यू ट्रांसपोज हो जाएगा बेसिकली ए पी एक्स। जो भी रो में लिखा है उसको कॉलम में लिखना है, जो भी रो में लिखा है उसको कॉलम में लिखना है, मतलब यहां पे बी क्यू एंड वाई आ जाएगा। एंड जो भी लिखा है रो में उसको कॉलम में अगर मैं लिखता हूं तो सी आर एंड जेड आ जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ बेसिकली वी हैव टू राइट क्यू ट्रांसपोज। अब इस पॉइंट पे अगर मैं ऑर्थोगोनल नेचर की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं, मतलब मुझे क्या करना होगा, मुझे क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज इंटू क्यू, है ना, ऐसी चीजें आई के बराबर हैं, ऐसा कुछ सॉल्व करना होगा, राइट। सो क्यू ट्रांसपोज उठाते हैं, क्यू उठाते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। रिवर्स भी उठा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए बी सी यहां पे ले लिया मैंने, फिर यहां पे पी क्यू आर ले लिया और यहां पे मैंने एक्स वाई जेड ले लिया, ठीक है। और यहां पे हम क्या ले सकते हैं, यहां पे हम ले सकते हैं ए पी एक्स, फिर आ जाएगा बी क्यू वाई एंड देन आ जाएगा सी आर एंड जेड, ऑलराइट। और ये चीज जब भी मल्टीप्लाई होगी तो ये आई के बराबर आ रही है, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो यही तो गारंटी है कि हम जिस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आगे चल के क्या होगा ये हम पढ़ना चाहते हैं, है ना, कि आगे चल के क्या होने वाला है। अगर मैं इसको इक्वल टू आई कर रहा हूं तो आगे चल के क्या होगा, राइट। सो एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करके अगर मैं यहां पे अपनी वैल्यूज क्रिएट करना स्टार्ट करूंगा, देन लुक एट दिस रिजल्ट, दिस इनटू दैट, रो बाय कॉलम अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा आपके पास, राइट। तो फर्स्ट टर्म इज बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करता हूं तो ए पी बी क्यू सी आर आएगा, ए पी बी क्यू एंड सी आर आएगा। फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा आपके पास में ए एक्स बी वाई एंड सी जेड, डन। यही चीज करनी है बाकी सबके लिए भी। थ्योरी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, मल्टीप्लाई करने में टाइम भले ही लग रहा है, लेकिन इसको जब आप देख लोगे अपनी आंखों से तो हमेशा के लिए आपका रिजल्ट आपके माइंड में यहां पे, है ना, अच्छे से चिपक जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस मल्टीप्लिकेशन ऑन योर ओन एज वेल। सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास में, ए पी बी क्यू एंड सी आर। अगेन नोटिस दिस कि याला ब्रैकेट बराबर है, मतलब आपके पास में जो मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है, राइट। सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर आपको यहां पर मिल रहा है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर मिलेगा। सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहां पे, पी एक्स क्यू वाई एंड आर जेड, ये आपको मिल रहा है। यही सेम चीज करते हैं आगे, है ना। लेकिन अगर सिमेट्री है तो आगे से आप यहां पे देख पाएंगे कि एक्स वाई जेड एबीसी में मल्टीप्लाई होगा तो जो वहां लिखा है वही यहां लिखा है, ठीक है ना। सो यहां पे ए एक्स बी वाई एंड सी जेड आ रहा है। अगेन सिमेट्री है, मतलब यहां जो है वही यहां आना चाहिए, राइट। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो पी एक्स क्यू वाई आर जेड आ रहा है, बिल्कुल ठीक, पी एक्स क्यू वाई एंड आर जेड। एंड द लास्ट वन बेसिकली बिकम्स व्हाट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, राइट। बस इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मेहनत वाला जो लोकेशन था वो यही था। अब आगे केवल इन्फरेंसेस ही हम ड्रॉ करने वाले हैं और उन इन्फरेंसेस को हम याद रखना चाहते हैं एज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट। सो यहां पे क्या होने वाला है, जब मैं बोलता हूं कि यार ये जो आपने इतना बड़ा सा गंदा सा दिखने वाला मैट्रिक्स जनरेट किया है ये इस एंटिटी के बराबर है,
तो आपके यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज बेसिकली क्या हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज कंपेयर होंगी। तो अगर मैं डायगोनल को कंपेयर करता हूं तो मैं क्या रिजल्ट यहाँ पे अल्टीमेटली लिख पाऊंगा, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे बोल पाऊंगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 के बराबर है। रिजल्ट्स आर दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 के बराबर है। ऐसे ही पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का सम ये भी 1 के ही बराबर है। एंड सिमिलरली आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी सम करके 1 वैल्यू ही जनरेट कर रहा है। डन, ये 3 रिजल्ट्स हमें यहां पे पता चले। और बाकी यहां पे 6 वैल्यूज जो बची हैं उन 6 के 6 को लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले 3 लिख लो, क्योंकि नीचे वाले 3 एग्जैक्टली वही सेम वैल्यूज हैं, वहां से कुछ नई इक्वेशंस हमें नहीं मिलेंगे। तो 6 रिजल्ट्स हम यहां पे बेसिकली लिख पा रहे हैं, नॉट 9 रिजल्ट्स, 6 रिजल्ट्स लिख पा रहे हैं, राइट। So this bracket is also 0, this bracket is also 0 and this bracket is also 0. This is what we have to mention. ठीक है ना, AP BQ CR, AP BQ CR, ये कैसा है, ये 0 के बराबर कंपेयर हो रहा है। ऐसे ही अगर आप देखते हैं नेक्स्ट तो है AX BY CZ, ये भी 0 के बराबर है। एंड ये सेकंड का थर्ड देखते हैं तो PX QY RZ, ये भी 0 के बराबर है। ऐसे 6 रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। कब मिल रहे हैं और ये क्या है, ये बेसिकली आपके जो एलिमेंट्स हैं ABC PQ और XYZ उनमें ही कुछ रिलेशंस हैं। मतलब एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने क्या रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए वो फिक्स्ड है, वो फिक्स हो चुका है। अब हम यहां पे इसको थोड़ा इंटरप्रेट करना स्टार्ट करते हैं, एज इन कि अगर मैं यहां पर बोलूं कि यार मैं थोड़ा ना वेक्टर की लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो व्हाट कैन आई से। मैं अगर यहां पर कहता हूं कि मैं यहां पे ये जो बेसिकली एबीसी फर्स्ट कॉलम देख पा रहा हूं उसको मैं एक कॉलम वेक्टर की तरह देखना चाहता हूं, कॉलम वेक्टर की तरह देखना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं वेक्टर 1 अगर यहां पे क्रिएट करना चाह रहा हूं देन द फर्स्ट वेक्टर कैन बी रिटन एज ए आई कैप बी जे कैप एंड सी के कैप, है ना। कुछ नहीं करना है, बस आई जे के उसके आगे लगा देना है, इसको हम कहते हैं कॉलम वेक्टर, ठीक है ना। वैसे ही हम यहां पे सेकंड वेक्टर क्रिएट करेंगे सेकंड कॉलम की मदद से। तो V2 वेक्टर अगर मैं यहां पे क्रिएट कर रहा हूं तो क्या है आपका PQR की मदद से बनने वाला वेक्टर, है ना। सो पी आई कैप क्यू जे कैप एंड आर के कैप, ऐसा आपका यहां पर बन रहा है। एंड देन V3 वेक्टर अगर मैं क्रिएट कर रहा हूं तो लास्ट वाला अगर आप देखोगे तो XYZ नाम हम इसको दे सकते हैं। सो एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप इज व्हाट वी गेट, राइट। सो अगर मैं इस एक सिंगल मैट्रिक्स को 3 कॉलम वेक्टर्स के नजर से अगर देखना स्टार्ट करूं तो अब इन रिलेशंस के बारे में मैं क्या कह सकता हूं। क्या ये जो पहला वाला रिलेशन है उसको मैं कह सकता हूं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है V1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या V1 का मैग्नीट्यूड भी बोलूंगा तो भी चलेगा क्योंकि अंडर रूट में दोनों साइड ले सकता हूं, ठीक है ना। क्या यहां से ये कंक्लूड किया जा सकता है यूजिंग दीज इक्वेशंस कि ये जो वेक्टर्स अभी मेरे पास लिखे हुए हैं इन सभी का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 मतलब 1। अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी कितना है 1। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी कितना है 1। सो दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट वेक्टर अंडरस्टैंडिंग जो आपके दिमाग में होना चाहिए एज फार एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज कंसर्न, ठीक है ना। ये तीनों ही जो कॉलम वेक्टर्स हैं इनके मैग्नीट्यूड्स 1 के बराबर है। और आप यहां पे नोटिस कर सकते हो कि यार ये जो आपका लिखा हुआ स्टेटमेंट है ये क्रिएट किया जा सकता है वेक्टर्स की मदद से काफी इजीली। एपी बी क्यू सी आर क्रिएट किया जा सकता है अगर आप इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर देते हो तो। V1 V2 का जो डॉट प्रोडक्ट है वो एपी बी क्यू सी आर ही तो बन रहा है, एग्जैक्टली जो यहां पर बना है। वैसे ये जो लिखा हुआ है ये V1 V3 का डॉट प्रोडक्ट है और लास्ट में जो लिखा हुआ है वो V2 V3 का डॉट प्रोडक्ट है। मतलब ये जो वेक्टर्स आपने कॉलम वेक्टर्स यहां पे लिखे हैं ये सब के सब आपस में परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि V1 V2 का डॉट, V2 V3 का डॉट, V3 V1 का डॉट, सबके सब कैसे आ गए हैं, सबके सब डॉट करके 0 के बराबर आ गए हैं, राइट। यहां पर भी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है और किसके बराबर है 1 के बराबर है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अगर आपको जेईई एडवांस्ड या जेईई के यहां पे जो ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उनको अच्छे से सॉल्व करना है तो, राइट। जस्ट नोइंग द डेफिनेशन की क्यू क्यू ट्रांसपोज आपका आई के बराबर होता है इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू सॉल्व द क्वेश्चंस डायरेक्टली, राइट। बट इफ यू नो दिस आइडिया
कि यार हाउ द वेक्टर्स आर फंक्शनिंग, तो आप ज्यादा जल्दी अपने क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाओगे, राइट। अच्छा, अगेन लेट मी पॉइंट दिस आउट, जो अभी हमने यहां पे कॉलम वेक्टर्स के लिए किया है, यही सेम चीज रो वेक्टर्स के लिए भी ट्रू होती है। मतलब क्या है कि आपका ए आई कैप, पी जे कैप, एक्स के कैप, अगर आप एक ऐसा U1 वेक्टर बनाते हो, बी आई कैप, क्यू जे कैप, वाई के कैप, नहीं, बी आई कैप, क्यू जे कैप एंड वाई के कैप, हाँ, ये अगर आप अपना U2 वेक्टर बनाते हो, और वैसे अगर आप यहां से U3 वेक्टर बनाते हो, तो इन तीनों के लिए भी वही सेम बात आपकी ट्रू होगी कि इन सबके मैग्नीट्यूड्स 1 के बराबर होंगे और ये सब आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ऑलराइट, अगर इतना आपने समझ लिया है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में, राइट, देन आई गेस यू आर रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चंस भी अब आप यहां पर जो मैं कराने वाला हूं, आपके जे एडवांस के जो सवाल है वही आपसे साथ में यहां पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो भी अब कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं लगने वाले, राइट, बिकॉज यू नो टू हाउ टू वर्क विद द इक्वेशंस, है ना, आपको यहां पर क्या क्या लिखना होगा आपको पहले से क्योंकि पता है। तो ये सभी सवाल आपके लिए अब जो है इजी हो चुके हैं। ये जे एडवांस 2026 का सवाल है। क्या हो रहा है यहां पर, फॉर रियल नंबर अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड म्यू, इतने सारे अननोन्स हैं, कंसिडर दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, ओके, अल्फा बीटा गामा डेल्टा म्यू, है ना, इतने सारे अननोन वैल्यूज इन्होंने यहां पे एम मैट्रिक्स के अंदर दे के रखे हैं, बट देन दे हैव गिवन वन सिंगल इक्वेशन, जो हमारे लिए बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है। क्या दिया है कि एम नाम का जो मैट्रिक्स अभी हमने ऊपर आपको दिया है, उसमें अगर मैं उसी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे आई मिलता है, विच मींस कि यहां पर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जो दिया हुआ है। जो एम नाम का मैट्रिक्स है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, वेयर एम इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स एम एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज फाइन, ठीक है ना। फिर इन्होंने क्या किया, यहां पे वेक्टर्स के साथ में यहां पे सवाल को मिक्स करने की कोशिश करी है, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि अब 3 नए वेक्टर्स मानो, यू वेक्टर, वी वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर। सो अगर आपको ऑलरेडी पता है कि अच्छा इस पर्टिकुलर टाइप का जो मैट्रिक्स होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसके अंदर ऑलरेडी वेक्टर्स का कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग छुपा हुआ है ना, उसके अंदर वेक्टर्स का अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है। सो आप शायद देखोगे कि यार इसके अंदर जो इन्होंने वेक्टर्स दिए हैं उनमें कुछ खास बात है क्या। अगर नहीं पता है तो यू माइट फील कि यार इसके अंदर बेसिकली 2 अलग अलग टॉपिक्स मिक्स कर दिए हैं, मैट्रिसेस का भी क्वेश्चन है और आपके वेक्टर्स का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसा आपको अलग अलग अगर फील हो रहा है, देन इट इज नॉट द राइट फीलिंग, स्पेशली इन योर पेपर, ठीक है ना, कि मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अल्फा 1/√3 गामा, अल्फा 1/√3 गामा, ये एक्चुअली कॉलम वेक्टर का ही नाम दिया है इसने। वैसे यहां पे 1/√2 बीटा डेल्टा, 1/√2 बीटा डेल्टा, ये इसने क्या किया है, इसने सेकंड कॉलम वेक्टर को ही वी नाम दिया है। और वैसे अगर आप देखते हो -1/√2, 1/√3 एंड म्यू, ये इसने थर्ड कॉलम वेक्टर का ही नाम आपको बताया है, ठीक है ना। अब जैसे ही आपको दिखता है कि यार ये जो आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसके कॉलम वेक्टर्स का ही यहां पे डिस्कशन चल रहा है, तो वैसे ही आप क्या बोल सकते हो, वैसे आप यहां पर कह सकते हैं, कुछ इन्फ्रेंसेस आप यहां पे जो ड्रॉ करोगे वो क्या है कि ये जितने भी वेक्टर्स गिवन है सबका मैग्नीट्यूड 1 होगा। क्या ये बात सही है? u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड, w का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। वैसे ही ये सब आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये सब आपस में परपेंडिकुलर होंगे मतलब u डॉट v मान लो, चाहे v डॉट w मान लो, चाहे w डॉट u मान लो, सबके सब केसेस में आपको 0 ही मिलने वाला है। मतलब ये आपके परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर है और तीनों का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट बेसिकली लुकिंग एट द क्वेश्चन एग्जैक्टली कि क्या पूछ रहे हैं। पहला सवाल है कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्क्वायर, गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर कितना होगा। सो गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो एग्जैक्टली किसी भी एक सिंगल इक्वेशन में अभी तो नहीं बन रहा, क्योंकि जब मैं यहां पे u का मैग्नीट्यूड करूंगा तो इसके अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आएगा, जब v का मैग्नीट्यूड करूंगा तो बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर आएगा, जबकि मुझे क्या चाहिए, गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर चाहिए, राइट। सो हियर कम्स अवर फर्दर अंडरस्टैंडिंग कि यार आपके ये जो कॉलम वेक्टर्स के साथ में आप काम कर रहे हो वही सेम चीज आप एक्चुअली रो वेक्टर्स के साथ में भी कर सकते हो। और क्योंकि आप रो वेक्टर के साथ में वही सेम काम कर सकते हो तो हम क्या बोलते हैं कि यार लेट अस फोकस ऑन द थर्ड रो, क्योंकि थर्ड रो के अंदर अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास में क्या है, गामा और डेल्टा एक साथ नजर आ रहे हैं, बस म्यू मुझे नहीं पता है। अगर म्यू पता चल जाएगा तो मैं यहां पे गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर भी बता पाऊंगा, समझे इस बात को।
तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर ये वाला जो आपका वेक्टर है उसको भी साथ में ले लेते हैं। तो ये ऑलरेडी डब्ल्यू वेक्टर नाम से हमारे पास में है। अगर मैं इसको डब्ल्यू वेक्टर बोलता हूं, इसको अगर मैं यहां पे लेटर से आर वेक्टर बोलता हूं, है ना, R3 वेक्टर बोलता हूं लेटर से, रो 3 वाला वेक्टर इसलिए, तो इन दोनों की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर काफी इजीली निकाल सकते हो। लेट अस ट्राई एंड डू दैट। क्या कहना चाहते हैं हम यहां पे कि आपका जो U का W, जो आपका W का मैग्नीट्यूड है वो तो 1 के बराबर है ही। इसका मतलब क्या है, 1/2, 1/3 एंड म्यू स्क्वायर, ये तो 1 के बराबर है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट अगर मैं इस वेक्टर को R3 वेक्टर कहता हूं, रो 3 वाला जो वेक्टर है, गामा आई कैप, डेल्टा जे कैप एंड म्यू के कैप, तो R3 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 1 के ही बराबर है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी 1 के ही बराबर होगा। मतलब क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर 1 के बराबर होना चाहिए, राइट। सो यार ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब इनका सम इसके बराबर का सम होना चाहिए। तो गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर कितना आ गया, डायरेक्टली 5/6 के बराबर आ गया। समझे क्या? इस इक्वेशन से कंपेयर करके डायरेक्टली आप अपना आंसर बता पा रहे हो कि गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर 5/6 के बराबर होना चाहिए, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज प्रीटी इजी। एंड अगर आपको यहां पर ये सारे आइडियाज अगर पता है तो आप बहुत कम इक्वेशंस लिखकर एग्जाम में अपने आंसर को, है ना, यहां पे निकाल सकते थे, राइट। सो गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू अगर आपकी 5/6 है, मतलब ये कहां जा रहा है, 5 पे जा रहा है। सो P इज गोइंग टू 5। ये भी काम करना स्टार्ट कर सकते हो कि कुछ एलिमिनेशंस अगर आपके हो रहे हैं तो आप उनको एलिमिनेट करते चलो, है ना, ऑप्शंस को। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं तो ये क्या कह रहा है कि इफ x u वेक्टर प्लस y v वेक्टर प्लस z w वेक्टर अगर ये j कैप के बराबर है फॉर सम रियल नंबर x y एंड z, देन वैल्यू ऑफ x इज व्हाट। अब ये क्वेश्चन इस पॉइंट पे हमारे लिए करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि मैं अगर यहां पे x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मेरा फोकस गया यहां पे, मुझे x की वैल्यू निकालना है, इक्वेशन ऑलरेडी मेरे पास में है। बट व्हाट ऑल्सो आई नो अबाउट दीज u v w वेक्टर्स जस्ट बाय नोइंग द थ्योरी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज व्हाट, कि यार इन सब का डॉट भी 0 ही आ रहा है। सो व्हाई नॉट पिक दैट इक्वेशन और उसके अंदर दोनों साइड u का डॉट कर लेते हैं। अगर मैं डॉट u कर लूंगा तो क्या होगा, सोच के देखो, बड़ा ही सिंपल सा रिजल्ट है। अगर मैं इसके साथ में डॉट u कर लूं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके इसमें कितना आ जाएगा, x के साथ में u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। u डॉट u क्या होता है, u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। u डॉट v 0 हो जाएगा, u डॉट w भी 0 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा u डॉट j। तो u आपको ऑलरेडी नजर आ रहा है ना, उसके साथ में डॉट j करके देखो कितना बनेगा। डॉट j अगर आप करते हो तो आपको 1/√3 मिलने वाला है, ठीक है ना। और u का मैग्नीट्यूड आपका 1 के बराबर है, यहां पे आ गया 1/√3, तो यही आपके x का वैल्यू भी होना चाहिए, राइट। सो x इज बेसिकली 1/√3, ये इसका आंसर है। 1/√3 आंसर है, मतलब जो q है वो कहां जाना चाहता है, वो 4 पे जाना चाहता है। जो q है वो 4 पे जाना चाहता है, तो ये वाला ऑप्शन मतलब आपका गलत हो जाएगा, राइट। सो अब यहां पे हमारे पास में दो ही चॉइसेस है ना, या तो मैं A ऑप्शन करेक्ट बोलूंगा या D ऑप्शन करेक्ट बोलूंगा। मतलब आपको अब दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप या तो R सॉल्व कर सकते हो या फिर आप S सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों में से जो भी आपको ठीक लग रहा है आप करो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो आप बताओ दोनों में से कौन सा सॉल्व करना है, राइट। एट दिस पॉइंट आपको ऐसा लग सकता है कि आपको वेक्टर्स का थोड़ा नॉलेज ज्यादा होगा तो फायदा मिलेगा, विच इज ट्रू। क्योंकि जब आप वेक्टर्स पढ़ते हो तो ये चीज जो है इसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास में होता है। और ये चीज जो है इसको हम कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो फॉर द स्टूडेंट्स जिनको एसटीपी वीटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज एसटीपी, वीटीपी इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिनको पता है वो एक बार जो है एसटीपी के आइडिया से यहां पर अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एसटीपी का यहां पर जो वैल्यू होता है वो एक्चुअली आपके जो सारे वेक्टर्स हैं, है ना, उससे बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है उसके ही वैल्यू के बराबर होता है। तो जब मैं इन तीनों वेक्टर्स की मदद से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट क्रिएट करूंगा तो m के डिटर्मिनेंट के ही तो बराबर हो जाएगा। लेकिन m क्योंकि आपका एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट या तो +1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है। और अगर ऐसा है तो मॉड लगा के आपका आंसर हमेशा कितना आएगा, देखो मॉड भी लगा हुआ है उसके ऊपर, मॉड लगा के आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा ही +1 के बराबर
आएगा, ठीक है ना। जिन बच्चों ने अभी एसटीपी नहीं पढ़ा है, डरो मत, आपके लिए थोड़ा सा एक अलग सॉल्यूशन भी प्रेजेंट कर दूंगा। बट जिनको पता है कि यार वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको पिक करके एक डिटर्मिनेंट क्रिएट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सो जो डिटर्मिनेंट क्रिएट होगा वो m का डिटर्मिनेंट ही क्रिएट होगा, और m का डिटर्मिनेंट +1 या -1 में से कुछ ना कुछ होगा, इस बात की गारंटी है। तो मॉड लेके +1 ही आंसर आना चाहिए। VTP की अगर हम यहां पे जानकारी रखते हैं तो इसका आंसर 0 आएगा। ये भी देखना एकदम टू द पॉइंट आसान है, ठीक है ना, क्योंकि VTP के केस में क्या हो जाएगा, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो पहले दूर वाला मल्टीप्लाई होगा, फिर पास वाला मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो यहां पे बनता है u.w, उसके साथ में आ जाएगा v वेक्टर, माइनस यहां पर बनेगा u.v, और उसके साथ में आ जाएगा w वेक्टर, है ना। ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसके ऊपर मॉड लगा हुआ है, राइट। मॉड लगा हुआ इन द सेंस यहां पर ये मॉडलेस की तरह काम करेगा, मतलब मैग्नीट्यूड की तरह काम करेगा, ठीक है ना। लेकिन अब हो क्या रहा है, u.w भी 0 है और u.v भी 0 है, तो ये 0 ही हो गया, ये 0 ही हो गया, समझे ना। और ये अगर 0 हो गया तो इसका आंसर 1 पे जाना चाहिए, राइट। सो आपका जो थर्ड है उसका वैल्यू 2 पे जाना चाहिए, और जो आपका लास्ट वाला है उसका वैल्यू 1 पे जाना चाहिए, ठीक है ना। सो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट हो जाता है। देखो यहां पर जो बात के 2 ऑप्शंस थे उसके अंदर तो कोई ज्यादा पेन भी नहीं उठाना पड़ा, अगर आपको एसटीपी वीटीपी की डेफिनेशंस पता है तो, राइट। पेन अभी भी नहीं उठाना पड़ेगा अगर आपको एसटीपी वीटीपी नहीं पता है तो, बट आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके डेफिनेटली देखना पड़ेगा द सिनेरियो जो आपको दे के रखा है। क्या सिनेरियो दे के रखा है, आपको दे के रखा है कि आपके इसमें जो 3 वेक्टर्स हैं वो आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, वो तीनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। यही तो पता है हमें, क्योंकि हमने वाली डेफिनेशन लिख के रखी है ना। इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों ही आपस में एक दूसरे के साथ में जब भी कंपेयर होंगे सो परपेंडिकुलर नेचर ही शो करने वाले हैं, राइट। मतलब यहां पे भी 90 डिग्री इमेजिन करो, अगर आपको एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर की तरह फीलिंग आ रही है तो ये हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री ऐसे ही बताया जा पाएगा। फिर आपका ये जो वर्टिकल जा रहा है वो भी 90 डिग्री पे है, एंड ये भी 90 डिग्री पे है। तीनों एंगल्स जो भी आप यहां पे सोच पा रहे हैं सबके सब 90 डिग्री है। तो होगा क्या, अगर आप लेटर से एसटीपी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां पे आप u.v×w करने की कोशिश कर रहे हो, u.v×w, अगर आप ये करने की कोशिश कर रहे हो तो सोचो आपका जो कैलकुलेशन है वो कैसे निकल कर आएगा। अगर यहां पे v है, यहां पे w है, और यहां पे आपका u वेक्टर है, तो पहले आप u×v करोगे, तो u×v करने से होगा क्या, v×w करोगे ना, v×w करने से क्या होगा, v×w करने से राइट हैंड थंब रूल से आपके उसमें एक वेक्टर जनरेट होगा जो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और वो डायरेक्शन कौन सी आएगी, वो एग्जैक्टली वही डायरेक्शन आएगी जिस डायरेक्शन में u वेक्टर जा रहा था। v×w भी उसी डायरेक्शन में जाएगा जिसको हम n कैप के डायरेक्शन में है ऐसा बोल सकते हैं। कौन सी डायरेक्शन में है, ये n कैप वाली डायरेक्शन में है, राइट। सो इसका जो सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है वो कैसे नजर आएगा, ये हो जाएगा v का मैग्नीट्यूड इंटू w का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इंटू n कैप वाला डायरेक्शन, ऐसे बोलेंगे इसको। अच्छा, ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर है, ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर है, और ये वैल्यू भी आपकी 1 के बराबर है क्योंकि ये एंगल आपका 90 डिग्री है, राइट। सो ये पूरा पूरा 1 हो गया, और अब n के साथ में अल्टीमेटली u का डॉट होने वाला है। लेकिन अब u का जो डॉट होने वाला है तो u का मैग्नीट्यूड 1 है और n का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और दोनों के बीच में एंगल है ही नहीं, 0 का एंगल। तो u का मैग्नीट्यूड क्योंकि 1 है और n का मैग्नीट्यूड क्योंकि 1 है, एंड इनके बीच में एंगल क्योंकि कितना है, इनके बीच में लेटर से फाई एंगल है, तो फाई एंगल कितना है आपका 0 डिग्री के बराबर है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आपका आ गया ओवरऑल 1 के बराबर, राइट। सो इफ यू आर नॉट राइट नाउ अवेयर, आगे चल के जब आप एक्चुअल पेपर में बैठोगे तो आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ व्हेन यू आर वाचिंग द सॉल्यूशन, इफ यू आर नॉट अवेयर, तो डायरेक्टली इमेजिनिंग द डिटरमिनेंट इफ इट इज नॉट पॉसिबल, सो आप ऐसे भी करके अपने 1 आंसर तक पहुंच सकते हो। एंड यही सेम काम अगर मैं क्रॉस के साथ में करता हूं, देखो u×w v×w तो अभी भी करना है लास्ट वाले ऑप्शन में, लेकिन एंड में जाके क्या करना है, u के साथ में क्रॉस करवा रहा है। अरे भाई, तो ये तो दिक्कत हो गई ना। आपने जब v×w करवाया, v×w कराया, तो अब उसी डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में u पहले से था। तो दो सेम डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर्स के बीच में एंगल क्योंकि है ही नहीं, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब आप करते हो तो कॉस की जगह साइन आता है ना यहां पे, तो साइन ऑफ 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाई हियर द आंसर बिकम्स 0 एंड द थर्ड वन बिकम्स इक्वल टू 1।
राइट। सो ये आपका जो सवाल था ये जेईई एडवांस 2026 का सवाल था, जिसके अंदर ये इनिशियल इक्वेशंस अगर आप डायरेक्टली ही लिख लेते हो तो आप सीधे सीधे अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। अगर ये सीधे सीधे नहीं लिखते हो तो आपको यहां पे इस चीज को वहीं पे बैठ के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आप m भी लिखोगे, आप m ट्रांसपोज भी लिखोगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर i से कंपेयर करोगे, फिर इस तरह के रिजल्ट्स बड़े बड़े आपके पास में जनरेट होंगे एंड देन आप उन रिजल्ट्स को सिंप्लीफाई करोगे, राइट। क्वेश्चन वहां से भी हो जाएगा, जैसे कि मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रुकावट आ जाएगी आपकी, लेकिन समय ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा एंड कॉन्फिडेंस भी उस बच्चे को ज्यादा रहेगा इस क्वेश्चन को एड्रेस करते समय जिसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पहले से पता है, राइट। Let us take one more question and you will be surprised that the next question is from JEE Advanced 2025. ठीक है ना? So this one was from JEE Advanced 2026 and this one is from JEE Advanced 2025 and this trend might continue ahead as well. कुछ स्पेशल मैट्रिसेस जो भी आप एडिशनली पढ़ते हैं जैसे सिमेट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना, इनके ऊपर तो हालांकि काफी टाइम से सवाल पूछे ऑलरेडी जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखो जब भी कोई स्पेशल मैट्रिसेस आपके सामने आती है तो उनको ध्यान डेफिनेटली रखो कि वो क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं, ऑलराइट। ठीक है, तो जेईई एडवांस 2025 में जो आपका सवाल आया था इसके अंदर चैलेंज कुछ अलग लेवल का था, ठीक है ना। यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं, पी नाम को कोई तो एक मैट्रिक्स इन्होंने यहां पर हमें दे दिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम डायगोनल मैट्रिक्स है, राइट। एटलीस्ट बहुत सारे वैल्यूज इसके अंदर जीरो हैं, तो जब भी इसको यूज करना होगा तो उतना मुश्किल नहीं होगा, कैलकुलेशंस कोई बहुत भारी भरकम नहीं बनने वाली, राइट। फिर आगे दिया है लेट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक्स बी डिनोटेड बाय एक्स टी, बढ़िया बात है। देन द नंबर ऑफ 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस Q with integer entries, इन्वर्टिबल होना चाहिए, इंटीजर एंट्रीज भी होना चाहिए, बट सच दैट में क्या दिया है वो ध्यान से देखो। सच दैट में दिया है कि Q इनवर्स जो है ना वो Q ट्रांसपोज के ही बराबर होना चाहिए। दिस एग्जैक्टली इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी, या एक कह सकते हैं इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यही तो था हमारा स्टेटमेंट कि Q इनवर्स जो है वो आपका Q ट्रांसपोज के ही बराबर होता है फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एंड इफ दैट इज द केस तो ये वाला सवाल भी आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से है ना यहां पे लिंक्ड है, तो हम यहां पे उसी डायरेक्शन में अपना सॉल्यूशन बिल्ड कर सकते हैं, राइट। ठीक है, सो यहां से मुझे कई सारी चीजें क्यू के बारे में यहां पे इसका मतलब पता चल जाती है, राइट। लेकिन अगली जो कंडीशन है उसको तो मुझे यहां पे सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि पी तो क्वेश्चन में जो दिया है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब यहां पे क्यू कहीं पर भी दिया नहीं है। वैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन बच्चों को दिक्कत आ जाती है जिन्होंने यहां पे है ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बारे में पहले से सोच के नहीं रखा है। देखो अगर कोई आपको कह रहा है कि क्यू एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अगर क्यू एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की सारी कंडीशंस यहां पे अप्लाई करने वाले हो तो ऑटोमेटिकली आपको जो भी मिलेगा यहां पे मैट्रिक्स वो इन्वर्टिबल ही होगा, क्योंकि इस तरह का जो क्यू मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट +1 या फिर -1 आता है, और जब भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो इन्वर्टिबल तो हो ही जाएगा। सो इन्वर्टिबल इज जस्ट अ वर्ड जो यहां पे आपको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करने के लिए यूज करना है। यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस इन्वर्टिबल वर्ड टू क्रिएट रिस्ट्रिक्शन की डिटरमिनेंट जीरो तो नहीं हो रहा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर आप ये ध्यान में रखते हो कि आप जो भी इक्वेशंस लिख रहे हो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वाली इक्वेशंस लिख रहे हो, राइट। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पे लेट अस से एक क्यू मैट्रिक्स इमेजिन करता हूं ABC PQR एंड XYZ, है ना, इस तरह से अगर मैं अपने क्यू मैट्रिक्स को अभी इमेजिन करता हूं, देन व्हाट ऑल थिंग्स आई ऑलरेडी नो फॉर दीज एलिमेंट्स। आई ऑलरेडी नो कि A² + B² + C² ये 1 के बराबर होना चाहिए, P² + Q² + R² ये भी 1 के बराबर होना चाहिए, X² + Y² + Z² ये भी 1 के बराबर होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट डॉट प्रोडक्ट्स भी आपस में 0 के बराबर होना चाहिए। सो AP + BQ + CR ये 0 के बराबर होगा। वैसे ही PX QY एंड RZ ये भी 0 के बराबर होगा। एंड वैसे ही आपका जो AX वाला कॉम्बिनेशन है AX + BY + CZ ये भी आपका 0 के बराबर ही होने वाला है। ये बात तय है। इतनी इक्वेशंस हमने डायरेक्टली लिख ली है, बिना किसी मेहनत के लिख ली है, क्योंकि हमें ऑलरेडी इनके बारे में जानकारी है। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अब हम यहां पे जो क्वेश्चन में उसने कैलकुलेट करने के लिए दिया है वो अब सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। उसने बोला है कि PQ और QP भी आपस में बराबर होंगे। ओके, सो PQ क्या होगा, PQ के लिए पहले P को लिख लेते हैं विच इज 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3। कहां से कॉपी किया है, ऊपर से कॉपी किया है। एंड P जो है उसको भी कॉपी कर लेते हैं,
क्यू को कॉपी कर लेते हैं, सॉरी, है ना, ये क्या है आपका ABC, PQR एंड XYZ, राइट। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आएगा, दिस इंटू दैट करके मुझे 2A मिलेगा, फिर 2P मिलेगा, फिर 2X मिलेगा, 2A 2P 2X। अगर मैं सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूं, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करके 2B 2Q एंड 2Y मिलेगा। वैसे अगर मैं थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करता हूं तो 3C 3R एंड 3Z मिलेगा, है ना। जो हम पहले से एक्सपेक्ट करते थे कि इसको मल्टीप्लाई करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स है, सो काफी इजीली यहां पर चीजें मल्टीप्लाई होती जा रही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि QP क्या बनेगा, तो उसके इसमें Q को पहले लिख लेते हैं। सो ABC यहां पे आ जाएगा, PQR यहां पे आ जाएगा और XYZ यहां आ जाएगा। उसके साथ में जो P वाला एंटिटी है वो क्या है, 2 0 0 0 2 0 एंड देन 0 0 3। मल्टीप्लाई अगर मैं यहां पे करता हूं तो दिस इंटू दैट होने वाला है। सो ये आपका फिर से 2A क्रिएट कर रहा है, दिस इंटू दैट आपको फिर से 2P क्रिएट होते हुए नजर आ रहा है, एंड दिस इंटू दैट करके आपको 3X क्रिएट होते हुए नजर आ रहा है, राइट। ऐसे ही आप सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे 2B बनेगा, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करके 2Q बनेगा, एंड सेकंड वाले को थर्ड के साथ में मल्टीप्लाई करके 3Y बनेगा। एंड द लास्ट वन इज दिस इंटू दैट, यहां पे आपको 2C मिल रहा है, फर्दर मल्टीप्लाई करके आपको 2R मिल रहा है, एंड लास्ट मल्टीप्लाई करके आपको 3Z मिल रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग राइट नाउ। अब ये हमें फोर्स कर रहा है ये बोलने के लिए कि नहीं यार PQ और QP ना बराबर होने चाहिए, सिंस उसने हमें बोला है कि PQ जो है वो QP के बराबर है, तो बहुत सारे इन्फ्रेंसेस हम यहां पे अब ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा अगर बराबर है तो यहां पे नोटिस करो कि ये जो पहले चार पोजीशन है 2A 2P 2B 2Q, 2A 2P 2B 2Q, ये तो आपस में एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। लेकिन जो आपके यहां पे लास्ट वाला रो है और जो आपका लास्ट वाला कॉलम है, सॉरी लास्ट वाला रो है एंड लास्ट वाला कॉलम है, वहां पे दिक्कत आपको देखना है। क्या है दिक्कत, कि आप ही कहना चाहते हो कि इस लोकेशन का वैल्यू और इस लोकेशन का वैल्यू सेम होगा, 2x और 3x आपस में इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 0 ही करना पड़ेगा आपको, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, x को आपको 0 ही करना पड़ेगा। वैसे ही आप ये देख पा रहे हैं कि आपका जो 2y है और 3y है वो भी आपस में बराबर होना चाहिए सेम लोकेशन के एलिमेंट से, क्योंकि ये भी तभी हो सकता है जब आप बोलो कि यार y की वैल्यू भी आपकी 0 है, राइट। और अगर आप यहां देखते हैं तो आप फर्दर यही सेम चीज नोटिस कर सकते हो C के लिए, यही सेम चीज नोटिस कर सकते हो R के लिए, ठीक है ना, कि आपका C का वैल्यू भी 0 होगा एंड R का वैल्यू भी 0 होगा। इज दैट फाइन? व्हाट अबाउट अदर एलिमेंट्स, है ना, यहां पे जो 5 वैल्यूज आपकी बच गई हैं, है ना, A P B Q एंड Z, वो एग्जैक्टली सेम ही निकल कर आ गई, तो वो तो सेम होंगी ही होंगी। सो वी आर नॉट एबल टू जनरेट एनी फर्दर रेस्ट्रिक्शंस, है ना, जिसकी वजह से मुझे यहां पे वैल्यूज एग्जैक्टली पता चल जाए। सो लेट अस ट्राई टू राइट व्हाट दीज इक्वेशंस विल बिकम, है ना, अंडर दीज नॉलेज, है ना। अगर ये नॉलेज मेरे पास में है तो इन इक्वेशंस में क्या क्या चेंजेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो एक बार लिख के रख लेते हैं। सो मुझे अभी अभी पता चल चुका है कि C का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 1 के बराबर होना चाहिए। मुझे अभी अभी पता चला है कि R का वैल्यू भी 0 है, मतलब आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर ये भी 1 के बराबर होना चाहिए। एंड अभी अभी मुझे पता चला है कि X और Y दोनों ही 0 हैं, मतलब Z स्क्वायर सीधा सीधा आपका 1 के बराबर है, राइट। ये अभी हमें पता चला है। और क्या पता चला है हमें यहां पे, अगर आप यहां पे देखते हो लास्ट वाली इक्वेशन देखो आप ध्यान से, है ना, लास्ट वाली इक्वेशन अगर आप देखते हो सो आपको किसके बारे में पता चला है, C के बारे में पता चला है कि 0 है, और आपको X और Y के बारे में भी पता चला है कि 0 है, तो ये वाली इक्वेशन तो देखो हमेशा ही 0 बनेगी, समझे क्या। X 0 डेफिनेटली है तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, Y 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, C 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है ना। अगेन यहां पे देखो X की वैल्यू 0 है, Y की वैल्यू 0 है एंड R की वैल्यू भी 0 है, तो ये वाली इक्वेशन भी आपकी ऑलवेज ट्रू है ना। ज्यादा कुछ रिस्ट्रिक्शन यहां से नहीं निकाल पा रहे हैं, ये 0 इक्वल टू 0 हमेशा ही आ जाएगा बेस्ड ऑन दीज डेटा पॉइंट्स जो हमारे पास में है। एंड इफ आई मूव टू द लास्ट वन, तो A और P के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, B और Q के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन C और R दोनों 0 है ये पता है, तो ये वाला टर्म यहां से हटा देते हैं। एंड लेट अस राइट वन मोर कंडीशन अलोंग विद दिस व्हिच इज AP प्लस BQ, ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। सो दीज आर द सिंप्लीफाइड वर्जन्स, है ना। आपके पास में यहां पे अब जो आइडिया है दैट इज टू काउंट द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, ठीक है ना। सवाल एक बार फिर से ध्यान से देखें, देन द नंबर ऑफ 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस Q विथ इंटीजर एंट्रीज,
अगेन इन्वर्टिबल का तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैंने जो भी कंडीशंस यहाँ पे लिखी हैं ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन लिखी है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा ही नॉन जीरो होता है, प्लस या माइनस वन होता है, तो मतलब ये तो हमेशा ही ट्रू होगा बेस्ड ऑन वॉट एवर आई सॉल्व फर्दर, है ना। मुझे ध्यान किस बात का रखना है अब कि यार बस इंटीजर एंट्रीज अलाउड है, इन सभी चीजों को मुझे मैनेज करना है और केवल इंटीजर एंट्रीज ही अलाउड है। तो एक तो मुझे यह पता चल गया कि z कैन बी ओनली प्लस वन माइनस वन, z एक सिंगल एंटिटी है, मुझे इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है कि z कैन बी प्लस वन और माइनस वन। वॉट अबाउट द अदर कॉम्बिनेशंस? अगर आप देखोगे तो ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, इन चारों में कुछ तो यहां पर क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशंस कुछ तो बढ़िया वाले यहां पर बन रहे हैं। आई नीड टू मैनेज द वैल्यूज ऑफ ए बी पी क्यू सच दैट all the three remaining equations are satisfied. a square plus b square 1 के बराबर भी हो जाना चाहिए, p square plus q square भी 1 के बराबर होना चाहिए, and then ap plus bq ये 0 के बराबर भी होना चाहिए, right? So let us start making possibilities. a क्या हो सकता है, b क्या हो सकता है, p क्या हो सकता है, q क्या हो सकता है ना? Let us start making these possibilities. So if I let us say have to take integer values, तो पहली वाली इक्वेशन के अंदर लेट अस से मैं a की वैल्यू को 0 लेता हूं, a की वैल्यू को अगर मैं 0 लेता हूं देन b स्क्वायर इक्वल टू 1 का मतलब b प्लस या माइनस 1 हो सकता है ना, b प्लस 1 या फिर माइनस 1 हो सकता है, राइट। फिर अगर आपने a का वैल्यू 0 लिया है, b का वैल्यू प्लस या माइनस 1 लिया है, तो यहां पे यूज करो। a का वैल्यू आपने ले लिया है 0, तो ये वाला टर्म तो है ही नहीं यहां पे, और b का वैल्यू आपने लिया है प्लस या माइनस 1, तो अब अगर मुझे इसको इक्वल टू 0 करना है तो q को 0 करना जरूरी है या नहीं, क्योंकि q ही तो बचा है बस यहां पे, ऐसा मान के चलो, ठीक है ना। सो इन दोनों को देखते हुए हमें लग रहा है कि q को तो 0 करना ही पड़ेगा बिकॉज दिस कंडीशन हैज टू बी मैच्ड, एंड अगर मैं q को 0 कर चुका हूं तो दिस कंडीशन हैज टू बी मैच्ड, दैट्स व्हाई p कैन ओनली बिकम प्लस और माइनस 1, राइट। एंड क्योंकि अब यहां पे कंडीशन कैसी है कि यार दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके 1 आना चाहिए और आपको इंटीजर एंट्रीज ही अलाउड है, ठीक है ना, तो 1/√2 टाइप का हम यहां पे केस नहीं इमेजिन कर पाएंगे, राइट। सो ओनली पॉसिबिलिटी विच रिमेन्स इज कि इनको पलट के यूज कर सकता हूं मैं, राइट, कि इस इक्वेशन में b को 0 मान लेता हूं तो a आपका प्लस माइनस 1 बनेगा, दिस इज सेकंड सिनेरियो, है ना, क्योंकि आपकी a की लोकेशन अलग है, b की लोकेशन अलग है। सो व्हेन यू डिसाइड कि 0 कहां जाएगा, सो दैट मीन्स आप कुछ अलग अलग मैट्रिसेस जनरेट कर पा रहे हो, राइट। बट जैसे आपने b को कर दिया 0 तो ये टर्म यहां से हट गया, और a को कर दिया प्लस माइनस 1 तो यहां पे प्लस p या फिर माइनस p लिखा हुआ है, तो दैट इक्वल टू 0 जब मैं करूंगा तो p को 0 करना जरूरी हो गया, एंड q उस रीजन से बिकॉज दिस इक्वेशन हैज टू बी सेटिस्फाइड, तो प्लस या माइनस 1 ही बस हो पाएगा, राइट। सो दिस इज इट, हमने यहां पर जो है सारे कॉम्बिनेशंस बड़े ही स्मार्टली यहां पर जो है काउंट कर लिए हैं। अब आपको यहां पर क्या करना है, फाइनल आंसर अपने यहां पर बताना है। सो आप यहां पर सोच के देखो, पी एंड सी के जो आइडियाज है अच्छे से अप्लाई करना। सबसे पहले आप कंक्लूड कर चुके हैं कि z दो तरीके से सिलेक्शन में आ सकता है, एंड देन यू हैव डिसाइडेड कि ए बी पी क्यू का क्या चल रहा है। फर्स्ट यू डिसाइडेड कि z यहां पे दो तरीके से लिया जा सकता है, एंड देन यू हैव डिसाइडेड ए बी पी क्यू। तो ए बी पी क्यू का जो कॉम्बिनेशन है, पहले वाले लेयर में अगर आप देखोगे तो 4 कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, 0 1 1 0, जहां पे सारे के सारे आपने यहां पे पॉजिटिव वैल्यूज रखे, 0 और 1 रखे हैं, या फिर 0 -1 -1 0, या फिर 0 1 -1 0 एंड 0 -1 1 0, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस बेसिकली क्या इंडिकेट करते हैं कि आपके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। तो पहली वाली रो से आपके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं, या फिर दूसरी वाली रो से भी आपके पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। दैट्स इट, यही आंसर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16 के बराबर। तो इन कंडीशंस को फॉलो करने वाले आप कितने मैट्रिसेस काउंट कर पा रहे हो, 16 मैट्रिसेस काउंट कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। सो व्हाई इज दिस फीलिंग स्टिल इजियर, क्योंकि हमने यहां पे इन इक्वेशंस को देखते से ही लिख दिया था, राइट। अदरवाइज आपको जैसे यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि तो क्वेश्चन डिपेंडेंट आपका यहां पे सेक्शन था, तो आपका यहाँ पे p का वैल्यू कितना है उसी पे डिपेंड करेगा कि यार आपके पास में यहाँ पे कंडीशंस क्या बनेंगी, ठीक है ना। ये चेंज कर दोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर कंडीशंस आपकी चेंज हो जाएंगी। तो ये तो सभी को करके देखना पड़ा, राइट। तो ये तो आपको पता है ना, नहीं था, ये तो क्वेश्चन में डिपेंडेंट था, तो इसको तो सॉल्व करना ही था। बट अगर आपको आइडिया नहीं था, है ना, कि आप यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ये सारी कंडीशंस डायरेक्टली लिख सकते हो, देन इन दैट केस जब आप यहाँ पे रियलाइज करते हो कि क्यू क्यू ट्रांसपोज आपका यहाँ पे
आई के बराबर निकल कर आ रहा है ना, इतना तो आप करोगे ही इस क्वेश्चन में कि दोनों साइड क्यू मल्टीप्लाई करोगे तो ये आई हो जाएगा। सो क्यू क्यू ट्रांसपोज क्योंकि आपका आई के बराबर आ रहा है, तो आप क्या करोगे यहां पे लिटरली वो मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे, जैसे यहां पर मल्टीप्लिकेशन करके देखा, एंड वहां से अल्टीमेटली ये कंडीशंस आ जाएंगी आपकी। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये कंडीशन तक पहुंचा नहीं जा सकता, लेकिन समय बचेगा, है ना, अगर आपको ये आइडियाज पहले से हो तो, राइट। सो थ्योरी अच्छे तरीके से यहां पर कंप्लीट करो, एंड आई एम प्रीटी होपफुल क्योंकि आपने जेई एडवांस में अब कंटिन्यूअसली इस तरह के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल देखे हैं। सो जेई मेन बहुत जल्दी फॉलो करने वाला है, एंड आपको इनके ऊपर सवाल अब दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स प्रीटी वेल, एंड दैट्स इट। प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे फर्दर अगर क्वेश्चंस करना चाहें देन आप मार्क्स ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कैसे वो हो पाएगा, एंड इस लेक्चर के नोट्स अगर आपको चाहिए देन टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको अच्छे तरीके से ज्वाइन करके रखें, एंड अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।